Hello everyone, good evening. Patna, Allahabad, Calcutta, Asansol, Delhi. My name is Ken Sharma और मैं इंडियन पॉलिटी के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट डे है आज और आपको पढ़ाने से पहले मैं इन्फॉर्म कर दूं कि शून्य से स्टार्ट होगा और शिखर तक जाएगा, जीरो से टॉप तक। अब आप ईयरफोन लगाइए, पेन उठाइए और अपनी कॉपी में लिख दीजिए टॉपिक जो मैं आज पढ़ाने जा रहा, सरकार के अंग, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के अंग लिखिए आप, सरकार के अंग, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है और आप नए हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? सरकार के अंग, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के तीन अंग होते हैं। एक जो कानून बनाती है उसको कहते हैं लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका। दूसरा जो कानून को लागू करती है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। और अगर इन दोनों में कुछ गलती हो गई, गलत कानून बन गया, गलत तरीके से लागू हुआ, तो तीसरा ऑर्गन है न्यायपालिका, जुडिशियरी। There are three organs of the government: legislature, executive and judiciary. Legislature makes law, executive it implements the law, and judiciary, न्यायपालिका क्या करेगी? न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है, इंटरप्रेट करती है, दंड का निर्धारण देती है। तो आज हम सबसे पहले आपसे बात करने जा रहे कानून बनाने वाली संस्था, लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका के बारे में। आप चाहे तो लिख दे सकते हैं व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर। अब ध्यान से सुनो, भारत में कानून दो लेवल पर बन रहा। एक कानून दिल्ली में बन रहा जो पूरे भारत में लागू होता है, इसको कहते हैं यूनियन लेजिस्लेचर, केंद्रीय व्यवस्थापिका। और इसी को आप कहते हैं पार्लियामेंट, या हिंदी में संसद। लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका के दो लेवल, एक केंद्रीय व्यवस्थापिका जो पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी, यूनियन लेजिस्लेचर, उसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। दूसरा राज्य की व्यवस्थापिका, इसको आप कहते हैं राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। बड़े आराम से सुनिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा, कहीं खोजना भी नहीं पड़ेगा। यह पूरे देश के लिए कानून बनाती है और ये अपने अपने राज्य के लिए। हम भारत के लोग दो कानूनों से चलते हैं। जैसे आप बिहार में हैं तो आप पार्लियामेंट के कानून से चलेंगे और बिहार विधानमंडल के कानून से। आप कलकत्ता में हैं तो पार्लियामेंट के कानून से आप चलेंगे और वेस्ट बंगाल राज्य विधानमंडल के कानून से। आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप पार्लियामेंट के कानून से भी चलेंगे और आप अपने राज्य विधानमंडल के कानून से। अब देखते हैं पार्लियामेंट के बारे में, फिर इनके बारे में।
पार्लियामेंट। आप नए स्टूडेंट भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, और आप पढ़े हुए हैं तो आपका रिवीजन होगा। पार्लियामेंट इन इंडिया इज बाईकैमरल, संसद के 2 सदन। शब्दों से उलझिएगा मत। बाईकैमरल मतलब 2 सदन। वर्ड्स में प्रॉब्लम होगी आपको, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो बहुत सिंपल समझना, और वो जिम्मेवारी मेरी। पार्लियामेंट के 2 हाउस, संसद के 2 सदन। नंबर 1 लोकसभा, इसको कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल भी। और नंबर 2 राज्यसभा। राज्यसभा, और इसका इंग्लिश नेम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा में बैठने वाला क्या कहलाएगा? एमपी, सांसद। लोकसभा के मेंबर को क्या बोलेंगे आप? सांसद। राज्यसभा के मेंबर को क्या बोलेंगे आप? एमपी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये भी। अब बात करते हैं लोकसभा की। ऐसी ही संस्था राज्यों में है, राज्य विधानमंडल। उसमें एक संस्था है विधानसभा। इसको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। और दूसरी संस्था राज्य विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा में बैठने वाले को क्या बोलते हो आप? एमएलए, विधायक। एमपी कहां होते हैं? दिल्ली में, लोकसभा में, राज्यसभा। एमएलए होते हैं स्टेट में, और अभी हम बात करेंगे कुछ राज्यों में एमएलसी। राज्य में 2 हाउस, विधानसभा का मेंबर विधायक एमएलए, विधान परिषद का मेंबर एमएलसी। ये देश के लिए कानून बनाते हैं, और ये अपने अपने राज्य के। पहले इनको समझते हैं, फिर इनको समझेंगे। लोकसभा पर बात करते हैं आपसे। ये लोकसभा 13 मई 1952 से पहली बैठक। लोकसभा के एमपी का चुनाव, सांसद का चुनाव डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन। हम चुनते हैं लोकसभा के सदस्यों को, इसलिए लोकसभा के चुनाव को कहते हैं आम चुनाव, जनरल इलेक्शन। इसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन भी, प्रत्यक्ष निर्वाचन। कौन चुनता है लोकसभा के एमपी को? हम। कितने दिनों के लिए हम चुन रहे हैं इनको? इनका कार्यकाल 5 वर्ष, टर्म इनका 5 years, but shall be but may be dissolved
अर्लियर लोकसभा पहले भी भंग हो सकती है और 5 साल की लोकसभा है, लेकिन हम पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल 352 पर बात करेंगे जब, तो लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया भी जाता है। आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना हो तो आप में क्या होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन? एमपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं आप, लोकसभा का क्या योग्यता? सबसे पहले क्लियर हो जाना, एजुकेशन की कोई योग्यता नहीं, नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो 2 योग्यता क्या? आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, और कम से कम आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए, इसकी कोई सीमा नहीं है। जब तक सांस है, जब तक दम है, आप लोकसभा के निर्वाचन के लिए एमपी का चुनाव लड़ सकते हैं। कौन वोट देता है इनको? हम भारत के लोग, मतदाता जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। ये हो गई लोकसभा। अब बात है लोकसभा में मेंबर कितने होते हैं, इस पर बात कर लो। बच्चों, इसमें एक बात है, बहुत लोगों को डाउट है, अच्छे अच्छे लोगों को, कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले कंडीशन कुछ और था और 31 अक्टूबर 2019 के बाद कंडीशन बदला, क्योंकि 31 अक्टूबर तक इंडिया में कितने स्टेट थे? 29 राज्य थे। 29 राज्यों से कितने होते थे? 530 एमपी। राज्यों से निर्वाचित, इलेक्टेड। इस 29 में जम्मू कश्मीर भी था, और 31 अक्टूबर के बाद 28 राज्य हो गए। तो जम्मू कश्मीर वाले को माइनस करेंगे आप। 6 एमपी हुआ करते थे जम्मू कश्मीर से लोकसभा में, वो अभी भी हैं। तो अब कितना हो जाएगा? ठीक से समझ लेना, पहले थे 530, अब कितने हैं? 524। 6 को हटाया। पहले यूनियन टेरिटोरीज से कितने यूनियन टेरिटोरीज थे? 7। कितने हुआ करते थे? मैक्सिमम संख्या 20 है, लेकिन 20 है नहीं, हैं कितने? 13। कौन कौन 13 समझ लो आप, जरा इधर ध्यान से देखना। 5 दिल, अंदाज, संघ शासित प्रदेशों का ये याद रख सकते हैं आप। मैं रखता हूं याद, आपकी जैसी मर्जी। पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन और दीव। ये यूनियन टेरिटोरीज थे। कब तक? अब तक। बाद में इसमें परिवर्तन भी हुआ है, मैं बात करता हूं। तो कितने हुआ करते थे? दिल्ली से 7 एमपी, और बाकी सबसे 1-1। जो मैंने बोला, यूनियन टेरिटोरीज से संविधान लिखता है होंगे 20, लेकिन हैं कितने? 13। कैसे 13? आप गिन ले सकते हो। संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटोरीज में दिल्ली से 7 और बाकी सब पौंडीचेरी, चंडीगढ़,
लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव से तो 13। अच्छा जी, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन, ये नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन बच्चों, हिंदी वालों आपको तकलीफ ना हो, आपकी हिंदी लिख रहा हूं, प्रचलन में नहीं है। आंग्ल भारतीय समुदाय या एंग्लो इंडियन। भारत का राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सिफारिश पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर को नॉमिनेट करता है। अब एक बात यहां पर कुछ कंफ्यूजन कि एंग्लो इंडियन क्या निर्वाचित नहीं हो सकते? ध्यान से देखना, निर्वाचित कितने हैं? 543। 20 है मैक्सिमम, लेकिन है 13, 7 पे नहीं। इलेक्टेड है 543 और नॉमिनेटेड 2। क्या ये इलेक्टेड हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड इसलिए होते हैं कि ये जीत नहीं पाते चुनाव। तो सबसे पहले ये जानो कि एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 366 में एंग्लो इंडियन का डेफिनेशन है। साधारण शब्दों में, पिता पक्ष से यूरोपियन कंट्री का होगा और माता पक्ष से इंडियन, तो उसकी संतान को कहेंगे एंग्लो इंडियन। फिर से सुन लीजिए, आपके पापा, आपके ग्रैंडपा कोई पुरुष वर्ग से यूरोपियन कंट्री के हैं और आपकी मम्मी, आपकी नानी कोई इंडियन, तो ये संतान कहलाएगी एंग्लो इंडियन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कोई अमेरिका का है, इंडिया में रह गया, हस्बैंड वाइफ दोनों, क्या कहलाएगा? भारत की नागरिकता भी ले लिया, वो कहलाएगा इंडियन क्रिश्चियन। दे आर नॉट एंग्लो इंडियन। बहुत क्लियर रहिएगा, पॉलिटी बहुत क्लियर है, बस यही समझ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं। एंग्लो इंडियन में कौन आएगा? वो व्यक्ति जिसके पिता पक्ष से कोई यूरोपियन कंट्री का रहा हो और माता पक्ष से इंडियन। अब प्रियंका चोपड़ा के बेटे क्या होंगे? पति अमेरिकन निक जोनस, ये संतान क्या होगी? वो एंग्लो इंडियन नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका के वो है, यूरोपियन कंट्री के नहीं है। बाद में उनको क्या कहा जाएगा? इंडियन क्रिश्चियन। ऐसे सभी इनको, क्या मैं बोल रहा हूं, एंग्लो इंडियन खड़े हो सकते हैं निर्वाचन के लिए, चाहे तो जीतना है तो जीते, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं है और राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे? जितने कॉन्वेंट स्कूल हैं इंडिया में और कॉलेजेज, उसमें 80% इन्हीं का है। आप स्कूल्स में देख लो, जितने स्कूल हैं, सेंट माइकल, डॉन बॉस्को, लोयला, नोटरडेम, सेंट कैरेंस, सेंट मैरी, और बढ़ो, दिल्ली का सेंट स्टीफेंस कॉलेज, बेंगलोर का क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, इस तरह से अनगिनत। ये कौन चला रहे? एंग्लो इंडियन। एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी, इसलिए राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को देखते हुए नियम बना। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 545। लेकिन हो कितने सकते हैं? 552। कैसे?
530 थे राज्यों से, 13 यूनियन टेरिटोरीज से और 2 मनोनीत, तो कितने हुए? ये इलेक्टेड और ये नॉमिनेटेड। मैक्सिमम में क्या करेंगे? मैक्सिमम हो सकते हैं, मैं इस 13 को काटेंगे, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 20। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 552। ये बात कब की है? 31 अक्टूबर 2019 से पहले की। बाद में क्या हो गया देख लीजिए। इकतीस अक्टूबर 2019 के बाद 28 राज्यों से लोकसभा में कितने? 524। और यूनियन टेरिटोरी जब कितने हो गए? 7 पाले थे, और फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो पाले वाले में 13 थे, और जम्मू कश्मीर 13 थे यूनियन टेरिटोरी पाले। सात यूटी थे। बाद में कौन जोड़ा? जम्मू कश्मीर। और कौन जोड़ा? लद्दाख। कितने हो गए? वही 24 में से हमने जो 530 में से 6 को माइनस किया, 6 कहां गया? कहीं गया नहीं है, वो स्टेट के दर्जे से नीचे आकर के यूनियन टेरिटोरीज। तो कुल मिलाकर के कितने कहे जाएंगे? अब कहे जाएंगे 524 राज्यों से, और यूनियन टेरिटोरी से कितने? 19। पहले 13 थे, 6 बढ़ गए 19। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी, 20 जनवरी 2019 को कानून बना 126 अमेंडमेंट बिल कि अब एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट नहीं होंगे। इनको बढ़ाना था, इस पीरियड को 10 साल के लिए बढ़ाना था, वो नहीं बढ़ा। तो अब ये जो 2 होते थे नॉमिनेटेड, वो नहीं होंगे। तो पहले इलेक्टेड जितने होते थे उतने अभी भी होंगे। 543 निर्वाचित, और 2 को माइनस कर दिया, 545 में 2 हट गए। लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे? ये तो 7 बढ़ेंगे। मैक्सिमम कितने? 550। 2 को कम कर दिया बस। ये लोकसभा। बच्चों, लोकसभा में कुछ और बातें। लोकसभा में एससी एसटी के सीटों का प्रतिनिधित्व होता है, रिजर्व रहता है लोकसभा में। कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 330। आप चाहें तो लिख भी सकते। आर्टिकल 330 में क्या लिखा हुआ है? लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा। किस आर्टिकल में है ये? 330 में। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकसभा में 543 में 543 निर्वाचित में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रेजेंटेशन है।
कोई दिक्कत नहीं। एटी 84 और 47 हर स्टेट में जितने एमपी हैं उनमें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सीट रिजर्व है। तो कुल भारत में कितना रिजर्व है? 543 में अनुसूचित जाति से 84 और जनजाति से 47। ये रिजर्व सीट है। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 330। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए आप। यूपी, बिहार। यूपी में कितने हैं? यूपी में देख लीजिए आप, यूपी में है 80 और एससी एसटी कितने हैं? ये 6 हैं, ये नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कितने सीट हैं? 80, जिसमें 6 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एसटी के लिए नहीं। बिहार में 40 सीट हैं, जिसमें से एससी के लिए। और स्टेट देख लो आप, वेस्ट बंगाल में 42, 2। इस तरह से भारत के सभी राज्यों को मिलाकर के कितना सीट रिजर्व होगा? एससी में 84 और एसटी में 47। अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राज्यसभा पर मैं बात करने जा रहा हूं। अब बात करेंगे हम राज्यसभा पर। राज्यसभा के बारे में हम बात करते हैं आपसे। राज्यसभा की बात ध्यान से समझना। ये लोकसभा हो गई, ये राज्यसभा, ये विधानसभा और ये विधान परिषद। यहां तक जाएंगे हम आज। लोकसभा में जान लिया, हम लोग चुनते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब बात करने जा रहे राज्यसभा की, कि राज्यसभा के एमपी का चुनाव कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, और इसमें वोट वैल्यू निकाली जाती है। बहुत लोग नहीं समझते, आज एकदम क्लियर समझ लो। सबसे पहले राज्यसभा में एमपी का चुनाव होता है, लेकिन लोकसभा 5 साल के लिए होती है और कभी भी डिसॉल्व हो सकती है। राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, स्थायी सदन है, और कभी भी ये डिसॉल्व नहीं होता है। आप सबके पूछेगा कि लोकसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं कर देना। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। किंतु राज्यसभा का चुनाव लोकसभा की तरह एक बार में नहीं होता। लोकसभा में आपने क्या देखा? चुनाव हुआ 2019 में। इसके पहले कब हुआ था लोकसभा का चुनाव? 2014 में। इसके पहले कब हुआ था? 2009 में। ऐसे 5 साल पे होता, पहले भी हो सकता।
राज्यसभा में ऐसी बात नहीं। राज्यसभा का चुनाव 3 चरणों में होता है, 3 स्टेज। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझो। सबसे पहले यह जानो, राज्यसभा के एमपी को चुनता कौन है? राज्यों के विधायक, एमएलए, विधायक जी। राज्यसभा के एमपी का निर्वाचन उस राज्य के विधायकों द्वारा होता है, एमएलसी द्वारा नहीं होता। इस पर एक बात होगी यार। अब ये कैसे होगा? देखो, राज्यसभा के 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद चुने जाते हैं। 1/3 मेंबर रिटायर होंगे और निर्वाचित भी होंगे, लेकिन मेंबर का पीरियड होगा 6 इयर्स। ये कैसे? ठीक से समझ लेना, 2 मिनट लगेगा। क्या समझाने जा रहा हूं? राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, इट इज नेवर डिसॉल्व्ड, बट 1/3 members of Rajya Sabha are retired and elected after every 2 years. 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं और निर्वाचित होते हैं। तो मेंबर का पीरियड 6 ईयर। कैसे? देखो, जैसे राज्यसभा में कितने हैं? मैक्सिमम कितने हैं? 238 राज्यसभा हो सकते हैं कितने? इसी में 12 नॉमिनेटेड होते हैं, मनोनीत। कहां कहां से? कला, विज्ञान, साहित्य, सोशल वर्क, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल वर्क से 12 नॉमिनेटेड। तो इनको जोड़ोगे तो 245 हुआ। अब मैक्सिमम जोड़ना हुआ तो इनको जोड़ोगे तो 250। तो हम अभी इनकी बात नहीं करने जा रहे। स्पोर्ट्स नहीं है इसमें, कंफर्म रहना, सचिन तेंदुलकर से नहीं। बहुत लोग लड़ जाते हैं क्लास में कि सचिन तेंदुलकर को तो आपने लिखा ही नहीं, और बिहार यूपी में तो एकदम स्लीप चढ़ा लेते हैं कि सुन लीजिए सचिन तेंदुलकर वाला तो लिखे नहीं। ऐसा नहीं है, 4 ही है बच्चों, कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक कार्य। इसी में से थे वो तेंदुलकर। राष्ट्र को गर्व है तेंदुलकर पर। आपको याद नहीं है तो जान लो, 90 लाख सैलरी हुई थी कुल मिलाकर, और जब सैलरी लिया उसके बाद चेक काट करके 90 लाख भारत सरकार को दिया था तेंदुलकर ने। कहा कि इसी राष्ट्र की बदौलत में जिंदा हूं, इसी राष्ट्र से हमारी इनकम है, इतने लोगों का प्यार मिला क्रिकेट में, तो मैंने बहुत कमाए ये राष्ट्र के नाम। ऐसा किया था। खैर, खेल नहीं है इसमें, समझ रहे हो बात? हाँ, अब बात करने जा रहा हूं कि 3 चरणों में ये कैसे चुनाव होगा। देखो, मैक्सिमम पर चलते हैं कि मान लो 238 हैं बैठे हुए, मान लो बैठे हैं 233, मानो 238, यही है राज्यसभा। जस्ट इमेजिन, कल्पना करें आप, 3 रो है, 1 2 3। एक रो में कितने लोग बैठे हैं? 79 इसमें बैठे हैं। दूसरे रो में कितने बैठे हैं? 79 इसमें भी बैठे हैं। तीसरे में कितने बैठे हैं? ये हो गया सही। अब देखो आप, ये राज्यसभा ऐसे ही बैठी है, और इस 79 में मान लो आप एक बात कि 2016 में चुनाव हो रहा है, इनका एक ग्रुप का
कल्पना कीजिए 2016 में इनका चुनाव है कितने का, तो इसमें तो हर स्टेट के बैठे हैं ना, तो बिहार से कितने हैं, राज्यसभा में बिहार से कितने हैं बच्चों, 16। यूपी से कितने हैं, 31। झारखंड से कितने हैं, 6। और ये इंटरनेशनल दीदी है ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल से कितने हैं, 16। इस तरह से सभी राज्यों से हैं। तो इस रो में बिहार से कितने बैठे हैं, कितने, 16 नहीं, 5, 1/3, 5 यहां बैठे हैं बिहार के, दूसरे 5 यहां, तीसरे 6 वहां, तब होगा 16। यूपी के कितने बैठे हैं इसमें, 10, दूसरा 10, तीसरा 11, तब 31। यानी सभी राज्यों के 1/3 इसमें बैठे हैं, 1/3 इसमें, 1/3 इसमें। झारखंड के कितने बैठे हैं इसमें, 2। और ये वेस्ट बंगाल, मैं कलकत्ता और आसनसोल में पढ़ाया हूं आपको, आप में से कुछ बैठे हैं हमारे सामने, इसके कितने बैठे हैं इसमें, मैं क्या समझा रहा हूं कि हर राज्य का सीट है राज्यसभा में, टोटल 16 बिहार का, तो इस रो में 16 नहीं बैठे हैं, 1/3 यानी 5, 5 और 6। यूपी का 31, तो कितने बैठे हैं, 10 और 11। झारखंड के टोटल 6 में 2 और 2, ऐसे ही सब। तो 2016 में इनका चुनाव है, सभी राज्यों के बैठे हैं। तो बिहार के 5 का चुनाव है, आप दिल्ली में बैठे हो, बिहार में, बिहार के एमपी हैं राज्यसभा में, आप दिल्ली में हैं, 5 का चुनाव है। आपको वोट कौन दे रहा है, बिहार के 5 लोग को चुन रहे हैं, कौन, बिहार विधानसभा के 243 निर्वाचित विधायक। एकदम क्लियर रहना वर्ड में, मैं एडवोकेट हूं, एग्जैक्ट वर्ड के बिना हार जाता है केस आदमी। 243 विधायक वोट करेंगे, मैं वोटिंग वैल्यू भी बताता हूं 5 की। मान लो आज पटना में वोटिंग हो रही है, ये तो दिल्ली में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के कितने, इनको अभी हटाओ, यूपी के 10, 31 में 10 का ही चुनाव हो रहा है, कौन वोट दे रहा है उनको, यूपी के विधायक। राज्यसभा में यूपी के 10 एमपी बैठे हैं, वो आज रिटायर हो रहे हैं, आज शाम सब रिटायर हो गए। इसमें के बिहार के जो रिटायर हुए उन पर चुनाव हो रहा है, कौन वोट दे रहा है, बिहार विधानसभा के 10 विधायक। यूपी के 10 रिटायर हुए, उनको कौन चुन रहा है, यूपी के विधायक। झारखंड में 6 में से 2 सीट पर चुनाव है, क्योंकि 1/3 है, कौन चुन रहे, ये झारखंड के विधायक रांची में। और वेस्ट बंगाल में 16 में से 5 पर चुनाव है, तो 294 विधायक वोट दे रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं एक सेंटेंस में, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द एमएलएज ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट। राज्यसभा के एमपी का चुनाव उस राज्य के विधायकों द्वारा होता है। अब रुको, आप हो गया, आज रिटायर हो गए, कल सब चुन के आ गए, ठीक से समझना, आ गए सब, दोबारा भी आप आ सकते, पूरी जिंदगी आ सकते, आप हार गए तो कोई और आया।
आ गए आप 2016 में, मान लो आ गए सब, कल से नया। कब तक रहेंगे आप? कब तक रहेंगे आप? दो 2022 तक रहेंगे आप। कब चुने गए थे? 2016 में आप चुने गए हैं, आप सभी। और कब तक रहेंगे आप? 2022 तक। ध्यान से समझना। ठीक 2 साल के बाद दूसरा ग्रुप रिटायर होगा। वो भी ऐसे ही चुना जाएगा, वैसे ही जैसे वो उनको चुन रहे थे। फिर 5 बिहार वाले रिटायर हो रहे, फिर 10 यूपी वाले रिटायर हो रहे, फिर 2 झारखंड वाले रिटायर हो रहे, फिर 5 वेस्ट बंगाल वाले इस तरह से रिटायर हो रहे, चुने गए। फिर कब तक रहेंगे? ये 2018, फिर 2020 में, दो 2020 में वो रिटायर हुए, चुने गए। कब तक रहेंगे? 26 तक। ध्यान से सुनना। राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, लेकिन 1/3 मेंबर प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर हो रहा है। और मेंबर की वर्किंग पीरियड कितनी है? कितनी है? 6 साल। कोई कंफ्यूजन? इस वीडियो को आप 3 बार देख सकते हैं, और उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन हो जाए, मान लो हो जाए, तो मेरा फोन नंबर है, सीधे बात कर सकते हैं हमसे रात में 10 बजे के बाद, सीधे। व्हाट्सएप से नहीं, एकदम फास्ट। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल द डाउट्स। क्या बोला मैं? 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर हो रहे, निर्वाचित हो रहे, लेकिन मेंबर का वर्किंग पीरियड 6 साल। अब इसमें बहुत कुछ और बातें हैं। पहली बात कि पहली बार राज्यसभा कैसे बना होगा, ये तो तुम ऐसे कर दे रहे हो। पहली बार कैसे बना होगा बताता हूं। बिल्कुल हाँ, देखो बेटे, ये पहली बार राज्यसभा में 1952 में आ गए सब। तो देखो, भारत के संविधान में आर्टिकल 83 में इतना ही लिखा हुआ है कि राज्यसभा के 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, लेकिन मेंबर के वर्किंग पीरियड 6 ईयर है। ये किसी आर्टिकल में लिखा हुआ भारत के संविधान में नहीं है, लेकिन ये कहां लिखा हुआ है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का सेक्शन 154(1) में लिखा हुआ है कि राज्यसभा के मेंबर का वर्किंग पीरियड होगा 6 ईयर्स। कहां लिखा हुआ है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। अब देखना आपका क्वेश्चन। हमारे गांव वाले एकदम तैयार रहते हैं कि पहली बार कैसे बना, बताओ। हुआ क्या कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के अनुमति से, परामर्श से, निर्वाचन आयोग ने एक नोटिस दिया कि हम सारे मेंबर को 3 ग्रेड में बांट रहे हैं। 3 ग्रेड में कैसे? ये 2 वर्ष पर रिटायर करेंगे, और ये 4 वर्ष पर, और ये 6 वर्ष पर। ऐसे कैसे? ये इनकी धांधली है क्या? नहीं, लॉटरी निकाला गया, और लॉटरी में 3 ग्रुप था बच्चों। कौन 2 वर्ष पर रिटायर हो जाएंगे,
कौन 4 वर्ष पे रिटायर हो जाएंगे और कौन फुल टर्म में आएंगे। जो 1952 में मान लो आप फर्स्ट वाले में हैं, तो आप इसमें हैं, तो 1954 में ये रिटायर हो गए। हालांकि वो दोबारा चुनाव लड़े, फिर आ गए। दोबारा तो लड़ ही सकते हैं, अनेक बार लड़ सकते। ये लॉटरी में 4 वर्ष वाले थे, ये 1956 में रिटायर हो गए और ये पूरा टर्म बाद रिटायर हो गए। उसके बाद तो नॉर्मल है। बातें अभी और भी है राज्यसभा के बारे में। आप अगर इरिटेट हो रहे तो मैं तो ऑनलाइन में हूं, आप पॉज बटन दबाइए, चाय पीकर आइए, नहीं तो जहां बैठे हो वहां एक और तकिया ले लीजिए। आप तो जमींदार हो, आप जैसे मन वैसे बैठ जाओ, लेकिन हम कंटिन्यू हैं। ऑनलाइन में एक फायदा है, वीडियो को बार बार देख सकते और जब मन तब रोक सकते। जैसे हमारे मुंह पर बटन लगा दिया बंद तो बंद, बट मैं कंटिन्यू हूं, देखो आप समझ गए होंगे। आप पहली बार कैसे हुआ, जो भी आए 1952 में एक लॉटरी निकाली निर्वाचन आयोग ने, जिसके किस्मत में जो गया। एक 2 वर्ष पे रिटायर हो जाएंगे, एक 4 वर्ष पर होंगे एक ग्रुप, और फिर ये 6 वर्ष। कुछ बातें 5 मिनट। कि राज्यसभा के चुनाव में एक सवाल होता है कि राज्यसभा के एमपी बनने के लिए कितने विधायकों का मत चाहिए। मीन्स what should be the minimum number of votes of MLAs to be the MP of राज्यसभा। राज्यसभा के एक MP होने के लिए जिस राज्य से भी आप हो, उस राज्य के कितने विधायकों का मत चाहिए। ऐसे समझो, भारत के संविधान के शेड्यूल 4 शेड्यूल 4 में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन इस जनसंख्या के आधार पे आप जानते हो। तो जरा उदाहरण से समझाता हूं। कैसे निकलेगा ये, ध्यान से देखना, 2 मिनट। वैल्यू ऑफ वोट्स, मतों का मूल्य कैसे निकालते हैं। किसी स्टेट के एक विधायक के मत का मूल्य निकलेगा तो अलग अलग अंतर होगा। प्रेसिडेंट में तो और पढ़ोगे ज्यादा, 4 घंटे बाद प्रेसिडेंट भी आ सकता है, लेकिन अभी यही जानो कि इनका एमएलए का वोट वैल्यू कैसे निकलेगा। एक उदाहरण लो, यूपी के एमएलए का वोट वैल्यू कैसे निकलेगा, समझो। वहां कितने निर्वाचित विधायक हैं, इलेक्टेड एमएलएज 403 वहां है, और हर 403 एमएलए हैं और 100 वोट वैल्यू मानो एक एमएलए का। कितने, जितना सीट है, कितने सीट पर चुनाव यूपी में हो रहा, मैंने बताया आपको 10। बिहार रहेगा तो 5 लिखेंगे, झारखंड रहेगा तो 2 लिखेंगे। जितने सीट पर चुनाव हो रहा, आपको अपने मन से 1 जोड़ देना है और +1 कर देना है। क्या बोल रहा हूं, कैसे निकालते हैं वोट वैल्यू, बहुत सिंपल है। राज्यसभा में वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, उस राज्य के निर्वाचित एमएलए 100 से मल्टीप्लाई किया, कितने सीट पर चुनाव है, +1 +1। हम इसको देखते हैं, इधर कहां से निकलेगा ये,
ये इसके पहले वाला, हाँ हाँ ठीक है। राज्यसभा में मतों का मूल्य कैसे निकालोगे? कुल मत का मूल्य, कुल एमएलए वन इतना, तो यूपी का कितना होगा जरा ध्यान से देखना। 403 में 100 ऐसे कर दिया, इतना वोट वैल्यू हुआ। और 3664 वोट वैल्यू, 3664, और एक एमएलए का वैल्यू 100 है तो कितना एमएलए हो गए? 36.6 होता है। गर्दन तो काटोगे नहीं पॉइंट में, कितना? 37। क्या समझे? उत्तर प्रदेश में 37 विधायक अगर आपके पक्ष में हैं तो आप राज्यसभा का एमपी का चुनाव जीत सकते हैं। मिनिमम कितने विधायक चाहिए आपके पक्ष में? 37 यूपी में। आगे वाले में सर इसको आगे बढ़ा दो, प्लस इसको, हाँ दूसरा था, हाँ और बढ़ाइए, हाँ बस बस। अब देखो बिहार का, बिहार के एमएलए का कैसे निकालोगे आप? 243 एमएलए हैं बिहार में, 5 सीट पर चुनाव हो रहा है। एक जोड़ दो अपने मन से, इतना वोट हुआ वैल्यू, इतना वोट हुआ, और एक विधायक का वोट वैल्यू 100 है, तो कितने विधायक का वोट चाहिए? बिहार से आप चुनाव एमपी का जीतने के लिए बिहार के कितने विधायक का वोट चाहिए एमपी को? 41। ऐसे ही हरियाणा मानो, 90 एमएलए होते हैं हरियाणा में, 5 सीट है लेकिन 2 पर चुनाव होता है, कितने विधायक चाहिए? 30। कुछ और बातें राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का चुनाव गुप्त मतदान नहीं है, इट इज नॉट अ सीक्रेट वोटिंग, ओपन वोटिंग है, खुला मतदान। मतलब पार्टी मेंबर को दिखा करके एमएलए उस जिस पार्टी को वोट दे रहा है उसको दिखा के वोट करेगा, और यह भी है कि दूसरे को नहीं दिखाएगा, उन्हीं को दिखाएगा। और यह नियम कब से है? 2003 से राज्यसभा का खुला मतदान होता है। समझ गए होंगे आप। अब एक और बात, जहां खुला मतदान होगा जैसे लोकसभा का, सॉरी गुप्त मतदान लोकसभा का, तो वहां पर व्हिप जारी होता है। व्हिप, व्हिप को आप समझो सख्त निर्देश, स्ट्रिक्ट ऑर्डर। ये कहां होता है? सीक्रेट वोटिंग, गुप्त मतदान में। जहां कोई नहीं देखता वहां पार्टी का अध्यक्ष एक निर्देश देता है कि हमारी पार्टी के सभी लोग उपस्थित रहेंगे और उन्हीं को वोट देंगे। लेकिन ओपन वोटिंग में, राज्यसभा के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता। बातों को यहां पर मैं रोक रहा हूं, नहीं मोड़ ले रहा हूं। अब हमने अभी आपसे बात किया किसके बारे में? लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में, एमपी के बारे में। अब हम आपसे बात एक आर्टिकल की जरा करते हैं कि ये किस आर्टिकल में है जो आप बोल रहे हो। बच्चों, भारत में पार्लियामेंट, भारत के संविधान में भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक
यूनियन से रिलेटेड बातें हैं, संघ से। ये पूरा डिटेल तो मैं राष्ट्रपति पढ़ाते समय करूंगा, लेकिन अभी इन शॉर्ट आपसे मैं बात कर रहा हूं कि पूरा तो राष्ट्रपति में आएगा कि भाग 5 में 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव, जिस पर हम अभी बात नहीं कर रहे। इन शॉर्ट आपको फिर भी बता दें हम कि 52 से 78 तक है बावन से 62 तक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में एक एक आर्टिकल में क्लियर करूंगा, अभी नहीं पढ़ा रहा उसको। 63 से 70 तक है उपराष्ट्रपति। 71 में लिखा हुआ है, वो हम आगे लिखवाएंगे, आज नहीं। 71 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित केस सुप्रीम कोर्ट में होगा। 72 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का क्षमादान, ये आर्टिकल में। 73 में लिखा हुआ है केंद्र सरकार को कितना पावर है। 74, 75 में है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, आगे हम बात करेंगे, अभी नहीं इस पर। 76 में लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आगे बात होगी। और 77 और 78 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति के नाम से सारे काम होंगे केंद्र सरकार को, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संदेश देगा। ये हमारा टॉपिक अभी नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है। 52 से 78 तक एग्जीक्यूटिव है, लेकिन हम आपसे अभी बात कर रहे लेजिस्लेचर की। वो कहां से कहां तक है, संसद की बातें कहां से कहां तक, 79 से 122 तक पढ़ेंगे हम आगे। पार्लियामेंट जो हमने शुरू किया उसकी बातें किस से किस हद तक जाएगी, 79 से 122 तक। और फिलहाल 3 आर्टिकल आप जानो कि 79 में क्या लिखा हुआ है। एक मिनट जरा मैं आपको इधर क्लियर कर दूं ना, आप कंफ्यूज करोगे। इसमें पार्लियामेंट की बातें होगी, और 123 में पढ़ोगे आप अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, और 124 से 147 में आएगा सुप्रीम कोर्ट, और 148 से पढ़ेंगे हम 151 तक में आ जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो 100 आर्टिकल आएंगे 52 से 151 में। लेकिन अभी हम बात इन पर नहीं कर रहे, आगे बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं बस 3 आर्टिकल पे। क्या 79 में क्या लिखा हुआ है, देयर शैल बी ए पार्लियामेंट, एक संसद होगी, जो अभी हमने पढ़ाया। और इस संसद का मतलब क्या होगा, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। 80 में लिखा हुआ है राज्यसभा, और 81 में लिखा हुआ है लोकसभा। अभी हमने आपसे जितनी भी बातें की पढ़ाने की, वो कितने आर्टिकल से किया हमने, कितने अनुच्छेद से, ये 79। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, राज्यसभा भी, लोकसभा भी और राष्ट्रपति भी, क्योंकि कानून इन तीनों की सहमति से बनता है। 80 में राज्यसभा के नियम और 81 में लोकसभा के। ये जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। अब यहां के बाद बात होगी, यहां के बाद बात होगी, ये तो हो गया लोकसभा, ये राज्यसभा।
अब दो बातें और कर लें, ये विधानसभा और ये विधान परिषद की बातें। सर अब हम बात इसकी करने जा रहे हैं। राज्य विधानमंडल के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, एमएलए एमएलसी के बारे में, प्लस उसी क्लास में बात करेंगे हम कि कैसे केंद्र सरकार बनती है, कितने मंत्री होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, और कैसे राज्य सरकारें बनती है। यानी नेक्स्ट क्लास में हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे और यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में और स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। आज आपको मैंने बात किया केवल लोकसभा और राज्यसभा का। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और हर चैप्टर को पढ़ाने के बाद हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। बहुत बातें अभी डिस्कस करना बाकी है कि लोकसभा का स्पीकर कौन होता है, स्पीकर ना रहेगा तो डिप्टी स्पीकर होता है, और डिप्टी स्पीकर ना रहेगा तो एक 10 लोगों का पैनल होता है, जबकि राज्यसभा में राज्यसभा का जो सभापति है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, वो उपराष्ट्रपति है। तो वो जब नहीं रहता है तो उपसभापति तो आ जाएगा, क्योंकि उपसभापति राज्यसभा का ही है। लेकिन राज्यसभा में जैसे लोकसभा में स्पीकर के बाद पैनल होता है, वैसे राज्यसभा में चेयरमैन के बाद पैनल नहीं होता है, डेप्यूटी चेयरमैन का पैनल होता है, उपसभापति का। ये बात हम अगले क्लास में आपसे करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच।